हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 30 का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। तो हम चलते हैं क्लास पर। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है ना। तो हम इसके साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, है ना। नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। तो अपन देखेंगे जीवमंडल, जैसे जीवमंडल है ना। जीवमंडल में देखेंगे अपन जीवमंडल, है ना। जीवमंडल में ये है भूमंडल, भूमंडल। फिर ये है वायुमंडल, है ना, वायुमंडल। फिर ये है जलमंडल, है ना। ये जीवन के लिए अनुकूल है। अगर ये तीनों नहीं हुए तो जीवन भी नहीं है ना। जीवन भी नहीं है। फिर अपन नोट कर सकते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसमें अपन लिख सकते हैं पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवन, मानव जीवन है। यहाँ मानव जीवन के लिए यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद है ना। इसे बोलते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। ये तो आपने देख ही लिया है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक है।
है ना। घटक, पृथ्वी के घटक, पृथ्वी के घटक भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, है ना। ये पृथ्वी के घटक हैं, 3 घटक हैं। फिर अपन पढ़ते हैं भूमंडल, है ना। फिर पढ़ते हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है ना। ये इसमें देख सकते हो आप, है ना। ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, इसमें आपको सब दे रखा है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। फिर आता है दूसरा, अफ्रीका आता है। ये पहला है, ये दूसरा है। फिर आता है यूरोप, ये तीसरा है। फिर चौथा आता है उत्तर अमेरिका। पांचवा आता है दक्षिण अमेरिका। छठा आता है ऑस्ट्रेलिया। सातवां आता है अंटार्कटिका, है ना। सातवां क्या आता है? अंटार्कटिका। ये सातवां है ना। इसमें प्रशांत महासागर भी है, अटलांटिक महासागर भी है, हिंद महासागर भी है ना। कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजर रही है, ये भी अपन पढ़ेंगे। सहारा मरुस्थल कहाँ है ना। तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार, है ना, सारे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ज्योग्राफी की एक सीरीज लेके आएंगे, है ना, जो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे हम। उसके साथ में मकर रेखा, विषुवत व्रत, ये सारे उसमें पढ़ेंगे अपन अच्छे से। तो हम आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? इसमें भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर
सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है ना। फिर विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त तो कौन है? मेरियाना गर्त। कौन है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर है ना। कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है ना, प्रशांत महासागर में। फिर आती है बात महाद्वीप पे। क्या पढ़ेंगे फिर? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है ना। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है ना। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि महाद्वीप महाद्वीप है ना। महाद्वीप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा कौन है? तो एशिया सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है ना। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का, पृथ्वी के क्षेत्र का 1/3 कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में है ना। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर कहाँ पर कर्क व मध्य रेखा, कर्क व मध्य रेखा इसमें यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत। जो यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है ना। ये एशिया है। फिर यूरोप, अपनों ने पढ़ा यूरोप। यूरोप, यूरोप में क्या है? दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा। कहाँ से होके गुजरता है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त से होकर। कहाँ पर स्थित है? एशिया के पश्चिम में। एशिया के पश्चिम में स्थित है ना। यह तीन तरफ जल से घिरा है। तीन तरफ से जल से घिरा है ना। तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। फिर आता है अफ्रीका, है ना। तो अफ्रीका को अपने पढ़ा नहीं है अभी। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत वृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है ना। तो अपन देखते हैं तीसरा, है ना। तीसरा अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा, कहाँ से होकर गुजरता है? तो
कर्क कर्क रेखा, मकर रेखा, और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है ना। इसमें क्या है सबसे, तो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान है ना। विश्व का सर्वाधिक बड़ा गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थल है। यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है, कौन सी, नील, नील नदी। है ना। फिर अपन देखेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका क्या है दूसरा, तो हो गया अफ्रीका। अब ये है तीसरा। तीसरा बड़ा महाद्वीप, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है ना, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। इसमें क्या है, पनामा स्थल संधि, क्या है, एक संक्रय स्थल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? संक्रय स्थल से, संक्रय स्थल से जुड़ा है, जुड़ा है। फिर देखेंगे इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है।
दक्षिण अमेरिका। है ना। स्थल संधि आप देख सकते हो, इसे स्थल संधि कहा जाता है। ये स्थल संधि है। स्थल संधि स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, स्थल संधि कहलाता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है ना। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, ये वाली, है ना। इसका भी पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। फिर देखते हैं दक्षिण अमेरिका। फिर देखते हैं अपन दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है ना। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे अपन। इसको भी नोट डाउन करेंगे अपन। ये पांचवा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये कहाँ से? विषुवत व मकर रेखा पर, है ना। ये दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है ना। तो इसमें अपन नोट डाउन कर देंगे विषुवत व्रत व मकर रेखा के बीच विषुवत व्रत व मकर रेखा। मकर रेखा। फिर क्या है इसमें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है ना। फिर क्या है इसके अंदर? दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी, अमेजन बहती है ना। फिर आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ना। तो इसको भी लिख सकते हैं अपन।
है ना। इसको भी लिख सकते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा महाद्वीप, तो छोटा महाद्वीप। कितने नंबर? द्वितीय नंबर, द्वितीय महाद्वीप है ना। द्वितीय महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। चारों तरफ, इसमें ये भी लिख लेना, चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है ना। फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, है ना। मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है ना। कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य स्थित है। इसी महाद्वीप के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। स्थायी मानव मानव अधिवास का अभाव, अधिवास का अभाव। भारत के शोध केंद्र मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री व भारती, भारती है ना। ये 3 शोध केंद्र है। फिर देखते हैं अपन जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है।
एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, है ना। तो इसको भी लिख सकते हैं अपन। जलमंडल। जलमंडल नीला ग्रह कहा जाता है। इस पे 71% ये देखो बताया है कि 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। इकहत्तर प्रतिशत भाग जल व 29% तथा 29% 29% स्थल भाग है। फिर 97% महासागर, 97% महासागर, 97% महासागर, 97% महासागर, 3% बर्फ, हिमनद, भूमिगत जल, और वाष्प। जीरो 0.03% पीने योग्य, अलवण जल, जिसमें लवण नहीं है, अलवण जल। 0.03% ही पानी हम पी सकते हैं, बस इतना ही पानी धरती पर है पीने योग्य, है ना। फिर आते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, है ना। तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं महासागर में महासागर, है ना। महासागर
पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। पृथ्वी का 1/3 भाग, पृथ्वी का 1/3 भाग। लगभग वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। फिर दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा बड़ा। कौन से आकार का है? एस आकार का, एस आकार का। दंतुरित तटरेखा है, दंतुरित तटरेखा। प्राकृतिक पोताश्रय, प्राकृतिक पोताश्रय। वो बंदरगाह, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है ना। फिर आता है तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर है ना। इसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है, नाम जो है भारत के नाम पर, भारत के नाम पर। भारत के नाम पर। ये किस आकार में है? तो ये त्रिभुज आकार में है ना, ये त्रिभुज आकार में। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है, महाद्वीप के चारों ओर। चारों ओर। फिर आता है पांचवा आर्कटिक, उत्तर ध्रुव में स्थित है। बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि से प्रशांत
महासागर से जुड़ा हुआ है। से जुड़ा है ना। इसमें पढ़ भी सकते हो, ये देखो इसमें बताया प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा पर प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है ना। फिर आता आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और तथा यूरेशिया से घिरा है। फिर आता है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है ना। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे
ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो वायुमंडल को भी देख लेते हैं अपन, है ना। लिख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। कितनी? 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, फैला हुआ है। वायुमंडल को घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। पांचवा है बहिर्मंडल। फिर है ऊंचाई के हिसाब से घनत्व, तापमान में कमी है। ऊंचाई के हिसाब से तापमान में कमी व घनत्व में कमी। घनत्व में कमी। ऊंचाई के साथ साथ जो पर्वतारोही है, जो पर्वत पर जाते हैं उनको बोलते हैं पर्वतारोही। पर्वतारोहियों व
वह पहाड़ों पर पर्वतारोहियों व पहाड़ों पर चढ़ने वालों को सांस लेने में कठिनाई आती है। कठिनाई आती है ना, कठिनाई आती है। जैसे ये दे रखा है इसने, सबसे पहला है क्षोभ मंडल, फिर दूसरा है समताप मंडल, फिर तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल, है ना। क्षोभ मंडल में जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ सकते हैं, है ना। समताप मंडल में बादल हैं। मध्य मंडल में रॉकेट वगैरह चल जाते हैं। आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में जैसे एस्ट्रॉइड, कुछ जैसे कुछ यंत्र भारत भी भेजता है, जैसे है ना सैटेलाइट वगैरह, तो ये वहाँ पर जाती है पूरी, है ना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं।